नमस्कार, गुड इवनिंग, सलाम सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि मैं आज प्रोग्राम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन, विनती और रिक्वेस्ट है, कृपया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें। जनता की आवाज है, आवाम की आवाज है। हमारे हैंडल एजे सिंह ऑफिशियल पर क्लिक करें, सिटीजन्स वॉइस शो को ज्वाइन करें, मित्रों, दोस्तों और अपनी कम्युनिटी में शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं आपकी आवाज दूर दूर तक लोगों तक पहुंचे। आज का मामला जो है मणिपुर का है। एथनिक वायलेंस मणिपुर में मई 2023 से चल रही है। 200 लोगों की जानें आधिकारिक तौर पर और हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। क्रिटिक्स ये कहते हैं, ऑपोजिशन लीडर्स, कांग्रेस पार्टी और बाकी ऑपोजिशन का ये कहना है कि मोदी साहब देर आए पर दुरुस्त आए। और 2022 के बाद रूट कॉज जो वायलेंस का था उसको एड्रेस ना करके आज वो मरहम पे पट्टी लगाने आए हैं या नमक छिड़कने आए हैं, इस पर भी ऑपोजिशन सवाल कर रही है। 8,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पीस अपील ये एजेंडे में था और 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट जो है मोदी साहब ने की। बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे जब प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी दो उनके लोकेशंस पे था, एक चूरा चांदपुर में और एक इम्फाल में कांगड़ा फोर्ट में। और इम्फाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन्होंने कहा मोदी गो बैक। ये तो साफ हो चुका है कि जो मणिपुर है वो चीप पॉलिटिक्स और अब ड्रामा नहीं चाहता, वो रेजोल्यूशन चाहता है, वो रिहैबिलिटेशन चाहता है, वो एक स्टेबल माहौल चाहता है, शिक्षा चाहता है, नौकरी चाहता है और सिक्योरिटी चाहता है। और ये राइट्स जो हैं इन्होंने पूरे प्रदेश को नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट को तहस नहस कर दिया है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मित्र एजम राजेन साहब, एक्सपर्ट नॉर्थ ईस्टर्न पॉलिसी और ऑल्सो मैती कोऑर्डिनेशन कमेटी के कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजम भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और असम से हमारे मित्र डॉक्टर एम शांति कुमार, सोशियो पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक्टिविस्ट, असम से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शांति कुमार आपका। और मैं आज चर्चा नमस्ते जी। की शुरुआत करने थैंक जा यू रहा हूँ। ऑल। नमस्ते। नमस्ते। आज मैं चर्चा की शुरुआत करने जा रहा हूँ। हिजम भाई, आपसे इंट्रोडक्शन लूंगा। प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा एक मैसेज भेजा है लोगों को नेपाल में, मणिपुर से। वो कहते हैं कि कांगला फोर्ट इम्फाल में उन्होंने ये बात कही कि सुशीला कार्की जो पहली इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनी है, उनको जेन जी प्रोटेस्ट के बाद, ओली गवर्नमेंट के बाद हम उसको सपोर्ट करते हैं और पूरा उनको वो करते हैं। और देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात जो भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट, जब नई पार्लियामेंट का उद्घाटन किया था, तो हमारा पहला प्रधानमंत्री नेपाल का बन गया है। हालांकि अब तो भारत की पार्लियामेंट और नेपाल की पार्लियामेंट तो अलग अलग है, तो उसका क्रेडिट वो कैसे ले रहे हैं। और दूसरी बात, उन्होंने जो अपना एक एड्रेस किया इम्फाल में, उसमें उन्होंने ये कहा कि मेरी जो विजिट है वो इसको रिहैबिलिटेट करने की, इन्वेस्टमेंट लाने की, एक तरीके से जैसे इलेक्शन रैली निकलती है बिहार में और प्रदेशों में जब जब चुनाव होते हैं, वैसे ही वो गाड़ियों का काफिला, दोनों साइड पे लोग खड़े थे, झंडे लहरा रहे थे। कोई कह रहा था कि पैसे देके लाए गए हैं, कोई कह रहा था कि कुछ प्रलोभन के थ्रू आए हैं। सारा मामला क्या है? मणिपुर की ग्राउंड रिपोर्ट हिजम भाई आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आतमजीत जी। नरेंद्र मोदी का जो क्रोनोलॉजी ऑफ गवर्नेंस है, ये हिंसा से प्रभावित होता है। हिंसा से शुरू होता है, हिंसा से खत्म होता है। जैसे आप इंट्रो किया है कि जेएनजी का मॉब का बाद जो नेपाल में कार्की का अगर सरकार बनते हैं, उसमें मुबारकबाद देते हैं, तो इसका मतलब आप जेएनजी का जो मॉब को आप समर्थन करते हैं। मैं लाइन पर हूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो अगर जेएनजी का मॉब को अगर समर्थन करते हैं, उसको कार्की को, नेपाल के नव निर्वाचित जो प्रधानमंत्री कार्की को अगर समर्थन और मुबारकबाद देते हैं, तो इसका मतलब आप उस मॉब को आप समर्थन करते हैं। जैसे मणिपुर में आज से 2 साल, 2.5 साल पहले जो हिंसा हुआ था, तो इसका मतलब आप ये भी आप समर्थन करते हैं। इससे सीधा सीधा साफ आपका नजर आता है कि आप हिंसा प्यारा एक प्रधानमंत्री है। ऐसे नकारात्मक जो भाषा शैली जो है, मुझे ऐसे नहीं लगता कि आज मणिपुर में ये जो है उसको इस्तेमाल करना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी केरला में हिंदी में बात करते हैं,
और बिहार में अंग्रेजी में बात करते हैं। जब आप नेपाल गया था, चाइना गया था, ना शी जिनपिंग को हिंदी आता है, ना पुतिन को हिंदी आता है, ना इसको अंग्रेजी आता है। अब ये मुंह उठा करके हंस रहा था। आज मणिपुर में जो है भारी विरोध के बीच में मणिपुर पहुंचा। खैर, उसके स्वागत है। शांतिपूर्ण जो समझौता में जो आगे बढ़ना चाहिए, लोगों का मणिपुर में आने का उसका अपेक्षा जो था वो आज हो गए। यानी कि देश का पहला प्रधानमंत्री के नाम, यही तो चाहते ना वो, देश का पहला प्रधानमंत्री हिंसा करवा करके मरहम लगाने के लिए आ गए। आज उन्होंने जो मणिपुर आकर के कुछ जो है प्रोजेक्ट को जो है उन्होंने ऐलान किया, नया सिविल सेक्रेटेरिएट इन मंत्रीपुखरी। प्रजा को कोई लेना देने नहीं इसमें। नया पुलिस हेडक्वार्टर, प्रजा से कोई लेना देना नहीं है। SCZ, उसे कोई लेना देना नहीं है। मणिपुर भवन दिल्ली और कोलकाता में। अब ये बताइए कौन सा भवन, सरकारी भवन, जो उत्तर प्रदेश भवन या मध्य प्रदेश भवन जो है, कौन सा आम आदमी आकर के उसमें रुक सकता है? उनके मंत्री संतरी, उनकी जो नेपो किट से वो आकर के रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री को आज माफी मांगना चाहिए था मणिपुर की प्रजा से। किसी भी समुदाय से हो, चाहे मितेई से हो चाहे कुकी से हो, उनको माफी मांगना चाहिए था। मैं देर हो गया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करना, और मैं इसको शांति के जो है मैं कमीशन बनाऊंगा, पीस प्रोसेस का मैं इनिशिएट करूंगा, ये कहना चाहिए था। लेकिन बेशर्म की तरह मणिपुर में जो है अपने प्रोजेक्ट का ऐलान करके आगे। प्रोजेक्ट का ऐलान तो उसको मणिपुर का हक था, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हक था, एक स्टेट होने का एक शेयर था, वो दिया, उसमें कौन सा बड़ी बात हो गई। पर नरेंद्र मोदी मणिपुर को आज देख करके आज नींद नहीं आएगा सारे रात। उसने क्या गलतियां की है, आज गालियां दे रहे हैं मणिपुर के सड़क पे उसको। कोई वेलकम नहीं किया। जो भीड़ जो दिखाई दे रहा है वो बीजेपी की कार्यकर्ता। आप उस भीड़ में ध्यान से देखना, उसमें बहुत सारे जो है 25% जो है हिंदी बेल्ट का RSS के कार्यकर्ता है। आप उस वीडियो को जरा जूम करके ध्यान से देखना, उसमें बाकी तो पैसे से खरीदा हुआ जो भीड़ था वो तो। नरेंद्र मोदी ने अपना अभी भी एक पंत प्रधान होने का अपनी कर्तव्य नहीं दिखाया, अपने कर्तव्य पद पे बैठ करके अपने कर्तव्य नहीं दिखाया। प्रधानमंत्री, एक वो शब्द मैं कहना नहीं चाहूंगा, उसके बराबर के नहीं कहना चाहूंगा। हर बाजार में अपनी मां को बेचने का जो काम करते हैं ना, उसने मणिपुर में एक इमा के थे, मतलब इमा बाजार, यानी कि जो मणिपुर में जो है मोस्टली वुमेन मार्केट को वुमेन डोमिनेट करके चलाती हैं, या वैसे नॉर्थ ईस्ट में जो वुमेन डोमिनेशन होता है मार्केट वगैरह जो है। तो जैसे नरेंद्र मोदी हर इलेक्शन में हर बाजार में अपनी मां को बेचने का काम करता है, उसी तरीके का वो मणिपुर में इमा कैथल बनाने का उसने वादा किया। मैं बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा, मैं थोड़ा हल्का सा इमोशनल भी हूं आज। वजह 2.5 साल के इंतजार के बाद नरेंद्र मोदी से बहुत कुछ अपेक्षा था मणिपुर को, तो नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया। आज जख्म पर मरहम लगाने इस जगह पर तेजाब छिड़का करके आया। ओवर टू यू। जी, जी। मैं शांति भाई के पास आऊं। मैं एक वीडियो, एक हमारे जर्नलिस्ट हैं वेस्ट बंगाल के तमल साहब, उन्होंने डाला है, मैं वो दिखाना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने भारत को आह्वान किया, खाली मणिपुर के लोगों को नहीं, भारत को आह्वान किया कि भारत के लोगों, आज प्रधानमंत्री मोदी जब 2022 के बाद 2025 में 3 साल बाद आए हैं, तो वहां की सिचुएशन क्या है, इसको मैं दर्शा के फिर मैं शांति भाई आपके पास आता हूँ। फ़िलहाल हूँ मैं चूड़ाचांदपुर में, और एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा मेरे देश को। मेरा देश विश्व में चौथी इकॉनमी है, गर्व की बात है, बहुत बड़ी गर्व की बात है।
जापान को ओवरटेक किया जून 2025 में। लेकिन एक चीज़ जो हम लोग अभी तक ओवरटेक नहीं कर पाए मई 2023 से, वो है मणिपुर की हालत। और ये है मणिपुर की हालत। जिस जगह पे हम हैं वो है एक रिलीफ सेंटर, और बच्चे जला हुआ चावल और बची हुई दाल इसी से अपनी भूख मिटा रहे हैं। यह है सच्चाई बहुतों के लिए रिलीफ सेंटर में। शायद आपके लिए, आपके नसीब में चावल, दाल, रोटी, पालक, पनीर, नॉन वेज, मछली, चिकन, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इनके लिए यह है हकीकत आज डिनर का। जिनके नसीब में दाल और चावल हुआ वो तो लेके चले गए, और जो लेट हो गए, जैसे ये बच्चे खेलने में जुटे हुए थे, ये अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन खा कह रहे हैं जला हुआ चावल और बचा हुआ दाल और कुछ नहीं। आप जानते जला हुआ चावल कैसे दिखता है? यह है सच्चाई, बहुत सारी सच्चाई में से एक, मेरी चौथी इकोनॉमी की। आपने देखा क्या कहा तमल साहब ने, और न्यूज़ द ट्रूथ अपना चैनल चलाते हैं, उन्होंने ये शेयर किया ओपन सोर्स, हाँ तो मैं दिखा पाया आपको। और ये बड़ी ही एक आतंक की बात ये एक उन्होंने नॉर्मल सी जी चीज है। आप, मैं एक चीज बताऊं, ये इतने करप्ट लोग थे मणिपुर में। आप 1,000 रुपए के, मतलब आप नमक का एक कॉन्स्पिरेसी वो मणिपुर अभी चल रहा है, जहां पर जो इंटरनल डिस्प्लेस, जो जहां शेल्टर्स है, वहां 1,000 रुपए किलो की नमक खा गए। यानी कि उतनी बड़ी करप्शन। हाँ जी अब जी जी। आपदा में अफसर, और मैं ये जो जला हिरन हुआ भाई, जो चावल को खा रहा है, इसके जिम्मेदार मिस्टर नरेंद्र मोदी है। बिल्कुल मैं आपके इमोशन समझ सकता हूँ, मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूँ, मैं आपके अंदर जो आग जल रही है उसको भी समझ सकता हूँ। पर क्या है, हर चीज को रीजन आउट करना जरूरी है। ऑडियंस को ये नहीं लगना चाहिए कि हम सिर्फ मोदी जी को गलत बोलने के लिए हम ये सब दिखा रहे हैं। हम ये भी चाहते हैं कि लोग अपना पक्ष भी रखें, कि जो जहां रहता है वहां पे उसके साथ क्या हो रहा है, ये बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम बोलेंगे तो कहेंगे बोलता है, जब वो बोलेंगे तो लगेगा कि वाकई ये ऑन ग्राउंड हो रहा है। तो इस पर हमारा फोकस आज रहेगा। डॉक्टर शांति कुमार, मैं आपके पास दो बातें पूछना चाहता हूं। मेरे पास एक वीडियो क्लिप आता है असम का, और वो दहला देने वाला होता है। बहुत सारे लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं मशाले लेकर, और वो कह रहे हैं हमारा एसटी इंक्लूजन होना जरूरी है, प्रोटेस्ट इन असम। और कुछ लोगों का मुझे देर रात परसों रात फोन आया कि साहब वहां वायलेंस हो गई, आगजनी हो गई, लूटपाट हो रही है, बड़ा कुछ हो रहा है, आपको नहीं पता है, उठिए पता कीजिए। तो मैंने कहा देखिए, मुझे तो ये पता है कि हाँ वहां पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है। अब उसमें आगजनी कितना है, कितने लोगों का जान गया या कितना लोगों का माल का नुकसान हुआ, वो तो मैं नहीं बता सकता, पर कुछ तो है। वो सारा मामला क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कौन से वो लोग हैं जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, या वो नोटिफाई नहीं हो रहे हैं, या हो रहे हैं तो दूसरी कम्युनिटीज नाराज हैं, सारा मामला क्या है, असम क्यों जल रहा है? डॉक्टर शांति कुमार। अच्छा, नमस्ते अतमजीत सिंह। पहली बार तो मैं ये आपने एक वीडियो दिखाया है मणिपुर के बारे में, उससे मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। क्योंकि मणिपुर का जो 28 मंथ्स आईडीपी जो अपने घर छोड़ के रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, उन लोगों के जो दुर्दशा है देखने के बाद मैं यहाँ रहा नहीं गया। मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इतना दुख है कि मेरा मन भर गया। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज मणिपुर आए, लोगों के मन में बहुत अपेक्षाएं थी उसके ऊपर में, बट इट्स ए फुल होलो। इट्स बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द जनरल पीपल। मणिपुर जैसा कोई स्टेट सारे भारत में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आज के सिचुएशन में कोई बफर जोन कोई स्टेट के अंदर में रहता है क्या?
कि आप यहां से वहां तक नहीं जा, यहाँ का सिटीजन फ्री मूवमेंट नहीं कर सकते, नेशनल हाईवे बंद है, आमदनी रफ्तानी नहीं कर सकते। तो दैनंदिन जीवन में हम लोग जो चीजें यूज कर सकते हैं उसका खरीदने के लिए या बाहर से आने के लिए या वहां स्टेट से बाहर में ले जाने के लिए जो नेशनल हाईवे है वो बंद कर चुके हैं। और हमारा मणिपुर का 60,000 डिस्प्लेस्ड पीपल जो आईडीपीज बोलते हैं, इतना दिन से 28 मंथ्स रहते हैं, उनको अपने घर में जाने के लिए मन में जो चाहत है, घर जाने की इच्छा है, उसके बारे में उन लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए प्रधानमंत्री जी आज कुछ बोल के नहीं गए। और उसके बाद हम ये सोच रहे थे कि मणिपुर जब आ गए आफ्टर 28 मंथ्स, प्रधानमंत्री जी वहां के जो अधिकारी है, सरकारी चीफ सेक्रेटरी लेवल या ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का जितने भी नेतागण है या वहां के इंटेलेक्चुअल्स है या वहां के सीएसओस है, उन लोगों के साथ बैठ के शांति प्रक्रिया को शुरू करने के लिए मणिपुर में जो चल रहे इश्यूज के लिए उन लोगों से कुछ रिव्यू ले या आगे हम लोग कैसे वहां परमानेंट शांति स्थापना कर सके। मणिपुर का जो बॉर्डर इश्यूज है, मणिपुर का जो ऑनगोइंग क्राइसिस है, उसके बारे में प्रयास करने के लिए उनका कोशिश नहीं रहा। इवन मैंने ये पता चला कि ऑपोजिशन का जो लीडर है हमारा अकोइजम बिमोल जी, एमपी मणिपुर इनर से चुन के आए हैं, उनको भी वो सभा में आमंत्रित नहीं किया गया समय ही रहते, क्योंकि लास्ट नाइट लेट नाइट में उनको एक पत्र दिया गया, वो भी इनॉग्रेल फंक्शन में अटेंड करने के लिए, नॉट फॉर द मीटिंग। तो ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी के लिए ऑपोजिशन का जो पॉलिटिकल लीडर्स है उन लोगों को मालूम नहीं करके मणिपुर का उनका जो विजिट है वो फेलियर है। मतलब कि लोग जो आशा लेके चीफ प्रधानमंत्री को देख रहा था वो कुछ नहीं कर पाए लोगों के लिए, पीस एफोर्ट और इशू के लिए सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, ये ओनली दिखावा है। और आईडीपीस का जो दुर्दशा है ये तो बोलने लायक नहीं है। तो यहाँ विराम लेके मैं आसाम के बारे में आप जो बोला तो ये थोड़ा रिलेट करते हैं मणिपुर के साथ। जो मणिपुर का जो आज का इशू है ये 3 मई 2023 क्यों शुरू हुआ था, ये मेनली शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड को लेके ही शुरू हुआ था। तो आज आपने रिलेटिंग टू दैट आसाम भी जल रहा है। क्यों जल रहा है? तो आसाम का जो 6 इंडिजिनियस कम्युनिटीज है, ताई ओहम, मोरान, मोटक, कोच राजवंशी, चुटिया एंड आदिवासी, ये बहुत सालों से उन लोगों का डिमांड ये रहा कि उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए, मतलब कि उन लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस चाहिए, क्योंकि दे हैव ऑल दैट क्राइटेरिया। एक शेड्यूल्ड ट्राइब होने का जितने भी क्राइटेरियाज है वो क्राइटेरिया उन लोगों के पास है। जैसे कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का उसका जो क्राइटेरिया दिया गया है उसमें इथनोलॉजिकल ट्रेट्स जैसे कि एंसेस्ट्री, कस्टम्स, ट्रेडिशन ऑफ एनी कम्युनिटी और डिस्टिंक्टिव कल्चर, लैंग्वेज, रिचुअल्स, आर्ट फॉर्म्स एंड जियोग्राफिकल आइसोलेशन, रिमोटनेस and difficult to assess to their locality and backwardness, social, education, economic, etc. ये सब जो है उन लोगों के पास है, इसीलिए वो लोग बहुत दिनों से एससी स्टेटस मिलने के लिए सरकार के प्रति उन लोगों को दाबी रखे हैं। तो ये दाबी जो है 1996 में हमारा द देन चीफ मिनिस्टर हितेश्वर शइकिया ने भी कोशिश किया था उन लोगों को एसटी स्टेटस देने के लिए। पर ये मजे की बात यह है कि 2016 में जब नरेंद्र मोदी जी हमारे आसाम आए तब उन लोगों ने ये एश्योर्ड करके गया था कि विद इन 100 डेज ऑफ हिज गवर्नमेंट, मतलब कि ये 6 कम्युनिटीज को एससी स्टेटस प्रदान करेंगे। पर 2016 से लेके आज तक उन लोगों को एससी स्टेटस नहीं मिला। और इसके ऊपर में और एक बड़ी बात है कि आसाम में आसाम एकॉर्ड इंप्लीमेंट करने के लिए हमारा जस्टिस, मतलब कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ
गुवाहाटी हाई कोर्ट बिप्लब कुमार शर्मा, उसको लेके एक कमिटी गठन हुआ था। तो बिप्लब कुमार शर्मा कमिटी ने भी रिकमेंड किया था कि ये 4 साल पहले हुआ था कि विदिन 2 years these 6 communities should be given scheduled tribe status. But आज तक Assam government failed to recommend any recommendation regarding inclusion of these 6 communities as a scheduled tribe to the government of India. तो अभी हमारा आसाम गवर्नमेंट का एक टेंटेटिवली अक्टूबर नवंबर में हमारा स्टेट असेंबली का सेशन है, उसमें ये बिल लागू करेगा, ये बोला है। फिर भी इसमें एक इशू रह गया है आतमजीत जी कि लास्ट फ्यू इयर्स बैक हमारा आज का जो चीफ मिनिस्टर है आसाम का हिमंत बिश्व शर्मा जी, उसने आसाम का सारे संगठन, सारे कम्युनिटीज, सारे ऑर्गेनाइजेशन को लेके एक बैठक किया था गुवाहाटी में। तो माई सेल्फ एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ मणिपुरी शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी, मतलब कि इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं, इन एडिशन टू दिस 6 कम्युनिटीज, मणिपुरी जो मैतेई भी बोलते हैं, आसाम में जो एप ओरिजिन ट्राइब्स है, उन लोगों का भी डिमांड रहा है कि हम लोगों को भी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दे। तो हमारा डिमांड का ऊपर में हमारा हिमंत बिश्व शर्मा जी तब हेल्थ मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे और बहुत सारे पोर्टफोलियो उसके पास था। उसके नेतृत्व में सारे संगठनों को बुला के एक सभा किया। तो मी एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ मणिपुरी शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी उधर में अटेंड करने का सौभाग्य मिला। तो वहां क्या डिस्कशन हुआ, हमारा हिमंत बिश्व शर्मा जी उस समय क्या बोले कि ये जो क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन फॉर द कम्युनिटीज एंड रिवीजन इन ओबीसी कोटा ensuring the rights of existing ST communities, मतलब कि देखिए आसाम में शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस 2 तरह है, एक है शेड्यूल ट्राइब प्लेन एंड शेड्यूल ट्राइब हिल्स। शेड्यूल ट्राइब प्लेन को 10% रिजर्वेशन मिलता है, शेड्यूल ट्राइब हिल्स को 5% रिजर्वेशन मिलता है, ओबीसी को 27% है। तो ये सरकार ऐसा चाहता है कि नया 6 कम्युनिटी अगर SC/ST स्टेटस मिले तो उन लोगों को रिजर्वेशन कहां से दे, बाय एडजस्टिंग, बाय रिवाइजिंग 27% फ्रॉम ओबीसीज एंड अदर कम्युनिटीज। तो उन न्यू 6 कम्युनिटीज को सेटिस्फाई करे विदाउट हैम्परिंग द रिजर्व क्राइटेरिया ऑफ 10% एंड 5% ऑफ शेड्यूल ट्राइब H एंड शेड्यूल ट्राइब P। ये इशू भी इसमें है, इसीलिए शायद आसाम गवर्नमेंट आज तक ये 6 कम्युनिटीज का जो शेड्यूल ट्राइब देने का जो बात है वो आगे नहीं कर पाया। दिस इज व्हाट आई फील सर। तो अभी ये है कि मणिपुरी जो है इसके बारे में हम आपको मैं थोड़ा बोल दूं कि ताई ओहम कम्युनिटी हु आर डिमांडिंग ST स्टेटस इन असम, दे आर brethren of we Meiteis. Our origin, we all came from the same origin, that we all are Mongoloids. तो इसीलिए 1825 में आसाम में W.W. हंटर ने एक बुक पब्लिश किया जो स्टैटिस्टिकल अकाउंट्स ऑफ आसाम। उसमें ऐसा लिखा गया कि मणिपुरीज आर एप ओरिजिन ट्राइब्स इन आसाम। सो उसके हिसाब से वी हैव every right to establish ourselves as a scheduled tribe under Constitution of India. तो इसीलिए हम लोग भी ये along with 6 schedule, मतलब कि 6 communities, we Meitei, we claim ourselves as indigenous communities of Assam. So we also submitted many memorandums to the government, but the matter has not been taken up by the government. But on the very day when our honorable now to he is chief minister, Dr. Himanta Biswa Sharma was conveying, I have raised the issue that we Manipuri people also want the scheduled tribe status. तो उस समय में उसका जवाब था, तो as Manipur is the parent state of all the Meiteis living in Assam, पहले तो मणिपुर में मणिपुरी लोगों को स्टेटस SC स्टेटस मिलने दो,
वो मिलने के बाद असम में वो देंगे। ये आंसर था हमारा डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा का। तो अभी असम में ये दुख की बात है कि जब हमारा भाई लोग जैसे कि अकरासू ऑल कोच राजवंशी स्टूडेंट्स यूनियन जब गोलकगंज में टोर्च लेके ना रात को रैली चला कि वी वांट एसटी स्टेटस, उसके ऊपर में टॉर्चर किया गया, पुलिस के मतलब कि एट्रोसिटीज उस पर लागू किया गया, लाठीचार्ज किया गया। हालांकि माना उसमें जो पुलिस इन्वॉल्व था उन लोगों को थोड़ी सस्पेंड कर दिया, फिर भी सो डेमोक्रेटिक राइट उन लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिलने के लिए संविधान के अनुसार जब डिमांड करते हैं और वो भी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड, वो भी एश्योरेंस करके दे गया, वो भी आसाम एकॉर्ड का जो इंप्लीमेंट करने के लिए हमारा जो विप्लव कुमार शर्मा उसने भी बोल दिया कि यस विद इन 2 years ऑफ नाउ दे शुड बी गिवन एसटी स्टेटस, बट एज ऑफ नाउ दे आर जस्ट मेकिंग ए बिग मिस्टेक by not giving ST status to our respected brethren of Assam who are indigenous। इसके बारे में देखिए राज्यसभा में भी हमारा असम का एमपी प्रद्युत बरदलोई जी और रकुबिल हुसैन ने भी उसमें मेनी टाइम्स क्वेश्चन रेज किया था कि ये 6 कम्युनिटीज को एसटी स्टेटस देना चाहिए, पर असम गवर्नमेंट का ये जो पॉलिसी लेंथनिंग पॉलिसी और स्लो कम्युनिटी को बहुत दुख दे रहा है, इसीलिए वो लोग एजिटेशन में फील्ड में वो लोग उतार के आए हैं। आपका क्या कहना है इस पर जो पेरेंट स्टेट की बात मणिपुर की डॉक्टर शांति कुमार ने बोली है? देखिए, ज्यूरिडिक्शन असम की अलग है, मणिपुर की अलग ज्यूरिडिक्शन है। शांति कुमार जी को या उनकी कमेटी को जो है हेमंत बिश्व शर्मा उस समय पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर के साथ साथ। असम का ज्यूरिडिक्शन और मणिपुर के ज्यूरिडिक्शन, मणिपुर के हाई कोर्ट अलग है, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर अलग है, मणिपुर का ऑफिशियल लैंग्वेज अलग है, असम के ऑफिशियल लैंग्वेज है, असम का ज्यूरिडिक्शन अलग है, हाई कोर्ट अलग है। तो मणिपुर और असम के इसमें जो क्या लेना देना है? क्या बांग्लादेश में जो बंगाली है तो इसका मतलब क्या असम में क्या मतलब हमारे जो इंडिया की जो वेस्ट बंगाल में बंगाली जो है वो अलग होगा? तो ये बहुत जो है एक मूर्ख बनाने वाले बात जो है हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। जो उत्तर प्रदेश में जो नाई जो है, नापेट जिसको नापेट बोलता है उस तरफ असम की तरफ, नॉर्थ ईस्ट में जिसको नापेट बोलता है वो ओबीसी में आता है। ये मध्य प्रदेश में जाकर के शेड्यूल कास्ट में आता है और महाराष्ट्र में जाकर के शेड्यूल कास्ट में आता है, सॉरी शेड्यूल ट्राइब में आता है। अब मेरे बात को समझ में आ रहा है सर? जी जी जी, बोलिए बोलिए, बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जो नाई जो है ये ओबीसी में आता है और मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट में आता है, महाराष्ट्र में ये शेड्यूल ट्राइब में आता है। तो हेमंत बिश्व शर्मा अपनी टोपी घुमाने में नंबर 1 है, लोगों को मूर्ख बनाने में नंबर 1 है। उन्होंने अपनी प्रॉमिस को पूरा नहीं करना था। हेमंत बिश्व शर्मा उस समय पर जब जो 6 जो जनजातियों को शेड्यूल ट्राइब का जो स्टेटस इंडियन शेड्यूल का जो स्टेटस जो देना चाहिए था उस समय पर आर्टिकल 342 के तहत देना चाहिए था इसको, तो वो दिया नहीं। तो आज भी उसकी कैपेसिटी, यानी कि ये हो सकता है जो आने वाला जो इलेक्शन 26 से पहले थोड़ा कुछ उसका मोमेंट, उसका हरकत हो जाए, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा को और बीजेपी को वोट की राजनीति जो है उसको करना था, उन्होंने किया है। और अभी उनके पास जो कह रहे हैं आप जो 6 जातियां जो है, तो उसमें सिर्फ एक ताई अहोम जो है उसकी थोड़ा सा पॉपुलेशन है और बाकियों के जरा सा जनसंख्या जो जरा कम है। तो एक मेन वजह ये है कि असम में उनको उस जनजाति जो शेड्यूल ट्राइब के जो लिस्ट में आर्टिकल 342 के तहत जो आता है उसमें ना देने का। जो असम में जो मिटेई के जो डिमांड जो है, मिटेई भी लगभग जो है 4-5 लाख की पॉपुलेशन है असम में। ये पॉलिटिकल क्लेम है, सब्जेक्ट टू करेक्ट। असम में जो है मोटा मोटी जो है 5 लाख जो है पॉपुलेशन है। अलग अलग 4 डिस्ट्रिक्ट में जो है मेजर पॉपुलेशन है
असम के होजाई डिस्ट्रिक्ट, असम की जो करीमगंज डिस्ट्रिक्ट, कछार डिस्ट्रिक्ट, हैलाकांडी डिस्ट्रिक्ट, इन 4 डिस्ट्रिक्ट में जो है पॉपुलेशन, मेजर पॉपुलेशन है। तो अगर सरकार जो सही तरीके से अगर स्टडी किया जाए और मणिपुर जो असम की जो मितई है, ये जो है अपनी इथनोग्राफी रिपोर्ट, वैसे तो इथनोग्राफी रिपोर्ट जो है वो अपनी तरफ से नहीं देना होता, वो आरजीआई की तरफ से मांगा जाता है, ये रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया से मांगा जाता है। वो अपनी तरीके से जो इथनोग्राफी रिपोर्ट नहीं बनाया जाता, एक मॉडल दे सकता है। मैं ओबीसी की बात करता हूं। मणिपुर में 1992 में ओबीसी स्टेटस मिला है मणिपुरी लोगों को। असम में उसके पहले से ही ओबीसी है। मतलब कि हर स्टेट में उन लोगों का जो रिजर्व कोटा और उन लोगों का पोजीशन ऑफ द सिटीजन से अलग है। इसको मैं डेट बैक करता हूं 1949 में। 1949 में जब मणिपुर को मतलब कि एनेक्सेशन किया गया, मर्जर किया गया, तो उस समय माइनॉरिटी कमीशन अंडर द लीडरशिप ऑफ गोपीनाथ बोरदोलोई, प्रीमियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम, एंड सर निकोलस रॉय फ्रॉम शिलोंग, उन लोगों को टीम बना करके एंटायर नॉर्थ ईस्ट में भेजा गया कि कौन कौन सी कम्युनिटी को कौन सा स्टेटस में रहना चाहिए, उन लोगों की बारे में। जी, डिस्कनेक्ट हो गया है हिजम भाई। मैं उसको कंटिन्यू कर देता हूं। ये जो ऐसे कम्युनिटी है जिसको सीडो स्मार्ट जो बोलते हैं, तो उन्होंने क्या सोचा, भाई हम तो फॉरवर्ड क्लास के हो गए, हम फॉरवर्ड क्लास में रहना चाहूंगा, हम ट्राइबल नहीं बनना चाहूंगा। जब अपनी पांव के नीचे से जमीन निकल चुका होता, तब इन्होंने ट्राइबल स्टेटस की जो है जो पुराने जो इतिहास खोज करके ट्राइबल स्टेटस की जो है वो स्टेटस मांगना शुरू किया। ये दिस इज अ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये किसी का राइट नहीं होता। देखिए, ट्राइबल स्टेटस मांगना या जो मांगना, ये दिस इज अ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। वो स्टेट के ऊपर डिपेंड है और उस गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, और आपके वोट की वॉल्यूम कितना है उसके ऊपर डिपेंड होता है। जी शांति जी कंटिन्यू। नहीं, देखिए, मणिपुर का जो मणिपुरी जो है वो टिल 1930 मणिपुर की राज दरबार में भी मणिपुरी लोगों को शेड्यूल्ड न होके भी ट्राइब बोल के उसको पहचान जाता। मतलब कि मान लो मणिपुर का जो मणिपुरी लोग अभी शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी अपने आप को एसटी स्टेटस नई तरह से देने के लिए नहीं डिमांड कर रहा है। दे आर डिमांडिंग टू रेस्टोर दियर ओरिजिनल शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। मतलब कि ड्यू टू पॉलिटिकल इनजस्टिस दे आर नाउ ओबीसी। मतलब कि 1930 तक वो लोग ट्राइब थे, पर 1949 में जब माइनॉरिटी कमीशन का टीम उधर जाके असेसमेंट किया, तब ड्यू टू पॉलिटिकल इनजस्टिस उन लोगों को, मैतेई लोगों को आर्यन बोल के आइडेंटिफाई कर दिया। दे वर ओरिजिनली मंगोलॉइड्स, तो मंगोलॉइड्स को आर्यन बोल के उच्च वर्ण लोग के रूप में सर्टिफाई करके आया, तो दे बिकेम जनरल। देन आफ्टर several years, in the year of 92, again they became OBC. Again now, after knowing the historical loophole, तो political injustice के कारण ये जो हो रहा है, to get the constitutional safeguard to restore their culture, tradition, and overall development of the community, Meiteis now want to become the scheduled tribe. तो ये जो हो रहे हैं ना, तो now become मतलब कि ये रेस्टोरिंग देयर ओरिजिनल स्टेटस, ये पॉलिटिकल इनजस्टिस के ऊपर में रिकॉर्ड, बहुत सारे रिकॉर्ड उसको स्पीक करता है। देखिए 1931 में ब्रिटिश सेंसर रिपोर्ट में मणिपुर का जो मणिपुरी है वो लोगों को ट्राइब लिखा गया है। 1948 में आसाम गवर्नमेंट का जो मोहम्मद अकबर द देन गवर्नर जब मणिपुर में विजिट करने गया, उन लोगों को बोला था कि ये जो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज का जितने भी स्टेट में रहते हैं ट्राइब लोग हैं, वो लोग अपने आप को ट्राइब बोलना चाहिए बोल के भी सर्टिफाई किया था। 1890 में मणिपुरी लोगों को मणिपुर में फॉरेस्ट ट्राइब बोल के भी आइडेंटिफाई किया गया है।
और 1901 का जो सेंसस ऑफ आसाम प्रोविंस पीपल, ये जो आसाम प्रोविंस पीपल का जो सेंसस ब्रिटिश ने किया था, उसमें भी मणिपुर जो मीतेई है उसको मेन ट्राइब ऑफ मणिपुर नाम दिया गया है, मेन ट्राइब ऑफ मणिपुर। और 1931 का जो सेंसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट में जो मणिपुर का जो मीतेईज है, दे आर रिटन एज हिंदू ट्राइब्स। मतलब कि हर जगह मणिपुर का जो मणिपुरी लोग है, दे आर ट्राइब्स, बट ड्यू टू पॉलिटिकल इनजस्टिस इन द ईयर ऑफ दिस माइनॉरिटी कमीशन का। जी, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट। हिजम भाई, अभी जो पॉइंट मेकआउट किया, ऐसा है मिस्टर माइनम का, मिस्टर शांति, डॉक्टर शांति का जो है उसमें जो है कॉन्ट्राडिक्ट है। मणिपुर का मणिपुरी यानी कि भाई नागा भी तो मणिपुरी है, कुकी भी तो मणिपुरी ट्राइब है भाई। अब पार्टिकुलर किसी कम्युनिटी की बात करो ना, अब मीतेई है क्या है उसकी बात करो। अब मणिपुरी नोमेनक्लेचर है, मणिपुरी मतलब मणिपुर में रहने वाला सारे सारे मणिपुरी है। तो नागा भी तो ट्राइब मणिपुरी है, कुकी भी तो मणिपुरी है, वो तो ट्राइब स्टेटस ऑलरेडी दे आर गेटिंग, दे आर एंजॉयिंग द स्टेटस ऑफ द ट्राइब। इसमें कौन सा दिक्कत है? जी, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग मणिपुर से कलकत्ता दिल्ली जाते हैं, मोदी साहब कह रहे हैं उनको अफोर्डेबल अकोमोडेशन चाहिए। हमने बहुत सारे मणिपुर भवन बनवा दिए। फिर उन्होंने कहा कि अंडमान निकोबार आइलैंड में माउंट हैरियट करके हमने माउंट मणिपुर कर दिया उसको, नाम नॉमिनिकल्चर जिसकी बात आप कर रहे हैं। फिर एक पब्लिक मीटिंग में इम्फाल के कांगला फोर्ट में आज वो कहते हैं कि मैं जो है स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाऊंगा ट्रस्ट का, ट्रस्ट मस्ट बी बिल्ट बिटवीन द हिल्स एंड द वैली इन मणिपुर। पर कुछ टैंजिबल बेनिफिट्स तो समझ में नहीं आते हैं। अब जैसे शांति भाई भी बोल रहे हैं, ठीक है, एक मैतीस का उनका 1930 या उससे पहले से लेकर अब तक जो स्टेटस है, कभी ओबीसी, वो चाह रहे हैं हमारा जनरल कैटेगरी से एसटी में आ जाए ताकि हमारे पास भी कुछ अख्तियार आ जाए। पर नौकरियां तो सरकार के पास है नहीं। अभी ओबीसी कोटा जब एक्टिवेट हुआ है तो मध्य प्रदेश में भी वायलेंस छिड़ गई है। इन लोगों के पास नौकरी नहीं है, ये तो कोटा के नाम पे आपको लिख के दे देंगे, उसके बाद आपको ही लड़वा देंगे दूसरी ट्राइब के साथ। देखिए नरेंद्र मोदी जो आज जो उत्तर पूर्व के जो 3 राज्य की जो है 2 राज्य की जो दौरा जो था, उसमें आपको कुछ दिन पहले की जो आपको नरेंद्र मोदी के जो एससीओ मीटिंग जो है उस पर थोड़ा सा नजर लगाना पड़ेगा। आज सुबह का हर अखबार की जो पन्ना जो खोल करके देखें उसमें कालाधान प्रोजेक्ट का जो है बिल्कुल जिक्र किया हुआ है। नरेंद्र मोदी जी एससीओ में भी फेल है, ब्रिक्स में भी फेल है, क्योंकि अपनी जो फॉरेन पॉलिसी, फेलिस ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, तो आपको अपनी जो खुद के इंटरनल पॉलिसी जो है उसको पहले दुरुस्त करना पड़ेगा। उत्तर पूर्वी भारत में जो उसने जो कलादान जो 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 ईस्टर्न सेक्टर में जो कलादान प्रोजेक्ट जो था वो बहुत कठिन प्रोजेक्ट है। उसमें जो जितने जो पैसे आए थे उसमें कितनी जो मैं आरटीआई लगाने के लिए सोच रहा हूँ, मैं आरटीआई लगाए नहीं अभी, तो आरटीआई डालने वाला हूँ। उसमें कितने पैसे जो बर्बाद हो गया उस प्रोजेक्ट में और कितने पैसे अभी बचा हुआ है और कितने प्रोजेक्ट की कितनी हिस्सा जो है अभी होने का बाकी है। देखिए कलादान प्रोजेक्ट में जो है नॉर्थ ईस्टर्न जो है एक नेचुरली एक वेरी चैलेंजेस डेमोग्राफी है, मतलब जगह है, वो ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत ही मतलब चैलेंजिंग जगह है। तो वहां अभी जो पुराने जो अंग्रेजों की ब्रिटिश के टाइम पे जो बना हुआ जो ब्रिज जो था, जो अभी कुछ कुछ 5-6 महीने पहले वॉश आउट हो गया था, जो वहां पहाड़ी नाला जो होते हैं, तो जो जो रेनफॉल अचानक रेनफॉल आया तो ना जो 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 ब्रिज जो था वो वॉश आउट हो गया। वो ब्रिज आज तक जो है उसको ढंग से जो है उसको रिकनेक्ट नहीं हो पाया। तो कलादान प्रोजेक्ट में जो है मेन जो है मिजोरम आइजोल से लेकर के सिलचर, शिलोंग और उधर से जो है कोलकाता जाना था। तो ये प्रोजेक्ट जो है उसको उस प्रोजेक्ट के तहत उसको देखने के लिए गया था, क्योंकि आज जो मिजोरम के जो रेलवे स्टेशन के जो सिरांग
जो रेलवे स्टेशन की जो उद्घाटन भी उसने किया, आपने सबने देखा है। आतमजीत जी, आवाज आ रहे मेरे ना? हाँ, आ रहे बोलिए बोलिए। हाँ, मिजोरम का एक रेलवे स्टेशन का जो है रेल मंत्री ने आज जो दिखाया था, खूब दिखाया था इसमें जो सोशल मीडिया चैनल हो उसके एक्स हैंडल पे। तो असली मकसद मणिपुर को शांत करना या मणिपुर को सांत्वना देने का, मणिपुर का रिहेबिलिटेशन का उसी का नहीं था मणिपुर उसका जाने का। हाँ, यस, ये था कि असम में जो है 2026 में इलेक्शन है, उसके बगल में मिजोरम है, मिजोरम की इलेक्शन है। कालादान प्रोजेक्ट का साथ साथ जो है ये जो रेलवे स्टेशन को उन्होंने इनोग्रेट करना था, प्लस ये आरएसएस का एक दबाव था आपको मणिपुर जाना चाहिए करके। 17 तारीख को आप एडवांस में मुबारकबाद देता हूं हमारा जो पन प्रधान साहब को, उसका जन्मदिन का। रिटायर हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगा, देश को एक शांति मिल जाएगा उसका। तो आरएसएस का उसका ऊपर दबाव था आपको मणिपुर जाना चाहिए करके, क्योंकि उसको डर था मैं मणिपुर जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि बहुत ही लाज शर्म तो होना चाहिए ना, आपने गलतियां किए तो। बेशर्म आदमी है, शर्म है ही नहीं है नरेंद्र मोदी का मुंह पर। एक 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 सिकंज तक नहीं है उसका शक्ल पे। जी, मैं एक आखिरी कमेंट, क्योंकि टाइम समय समाप्ति की घोषणा है, तो मैं एक आखिरी कमेंट शांति कुमार साहब से। आपका एनआरसी पर असम में बहुत कंट्रोवर्सी, लोग कहते हैं कि सीए एनआरसी इज बेसिकली स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स अ हिंदू राष्ट्र। तृप्ता मोता जो त्रिपुरा में है, बीजेपी का एलआई है, वो कहता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो अभी 2025 आ रहा है, इसमें 31 दिसंबर 2024 तक जितने भी हिंदू अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल या कहीं से भी आते हैं तो वो सिटीजन माने जाएंगे। क्या मान लेना चाहिए ये नया इमिग्रेशन लॉ है जिसमें हिंदूज को आने की आज़ादी है और धर्म के लोगों को आने की आज़ादी नहीं है? क्या ये डाइल्यूट करेगा डेमोग्राफी को? क्या ये भारतीय जनता पार्टी 7 सिस्टर स्टेट्स में त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मिजोरम अपना वोट बैंक बना रही है? क्या कहना है शांति जी आपका? आखिरी कमेंट। मुझे लगता है उनका नेट का प्रॉब्लम है। हेजम भाई आप बोलिए जब तक वो देखिए, आते हैं। एनआरसी जो है, एनआरसी में असम सरकार ने, हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार ने वो पैसे खा गए। एक कंट्रोवर्शियल आदमी है, बहुत सारे घोटाले किए उस एनआरसी में। अब ये बताइए ये कहाँ के रूल है? अब हिंदू होगा तो भारतीय हो सकता है और मुसलमान होगा तो तुम जाएंगे। उस एनआरसी जो है, एनआरसी असम से ही शुरू किया गया है। एनआरसी का मतलब था कि मुसलमानों को खदेड़ने का, ठीक है। ये असम में आरएसएस उत्तर पूर्वी भारत में बहुत खतरनाक गेम खेल रहा है। उत्तर पूर्वी भारत में आरएसएस बिल्कुल आग के ऊपर जो खेल रहा है, उसमें जो उत्तर पूर्व भारत के लोग जो है समझ में नहीं आया, क्योंकि पेट की लड़ाई था, गरीब लोग है, उधर के ट्राइबल्स गरीब है। बिल्कुल आपने जो अभी जो कौन सा एक जर्नलिस्ट का जो दास का जो वीडियो जो जो कमल छवि साहा, जो, कमल हाँ, साहा का वीडियो देखा जी। तो वो ये तो बहुत नॉर्मल है। ये तो कम से कम जले हुए चावल तो खा रहा है। वहां केले का जो स्टेम जो है वो खा करके समय बिताते हैं। शांति जी आ गए। शांति जी आप फटाफट कमेंट दीजिए, इसको क्लोज करें प्रोग्राम को। जी सुन पा रहे हैं आप शांति जी? नेटवर्क के कारण जी थोड़ा जी बोलिए। नेटवर्क इशू है हाँ हमारे कोई इधर बात में नहीं, आप बारिश के बोलिए। कारण। अच्छा, तो आई सीए के अंडरस्टैंड, बारे आप में बोलिए, आप कंक्लूड पूछ कीजिए। रहे थे, तो मैं 2 लाइन में ये आपको बोलना चाहूंगा। सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट जो बाद में बिल पास किया है, तो ये डायरेक्ट अटैक टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कि भारत के संविधान राइट टू इक्वलिटी एंड सब जाति को, सब धर्म की लोगों को समान अधिकार देते हैं। पर सीएए उसमें कुछ कम्युनिटीज को, बेसिकली हिंदूज, दो रिलीजियस परसिक्यूटेड हिंदूज फ्रॉम सिलेक्टेड कंट्रीज, उसको हमारे कंट्री में आने के बाद उन लोगों को नागरिकता प्रदान करने के लिए ही ये प्रोसेस किया गया है। ये जो आपने पूछा ना कि हिंदू राष्ट्र बनाने का जो प्रक्रिया है उसको इजी करने के लिए ही वो लोग इसको लाया गया है, पर दैट इन सिलेक्टेड रीजन्स।
बट दिस इज ए डायरेक्ट हिट एंड डायरेक्ट अटैक टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसको मानना नहीं चाहिए। पर देश के हित में, देश के भविष्य के हित में, जो परंपरागत हमारा भारत वर्ष का जो गौरव है, हमारा जो संविधान है, उसको बचाने के एकमात्र उपाय है कि ये जो सेक्युलर स्ट्रक्चर जो है उसको बचा के रखना। इसीलिए सीएए लाके हमारा देश को जो अशांति का जी करने की प्रक्रिया है, इसको हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए। ये बात बोलना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल ठीक है। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए डॉक्टर एम शांति कुमार सिंघा फ्रॉम असम एंड हिजम राजिम साहब फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम मणिपुर, वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू, नमस्ते।